Are you there? Yes, sir. Okay. This was the first question given in homework. Yesterday we have seen Ohm's law in terms of current density. ये था relation. J is equal to sigma into E. Sigma is conductivity, E is the field, and J is the drift current. तो उसमें दिया हुआ है J and sigma indirectly है ना. तो J जो था करंट डेंसिटी, यूनिट उसकी ऐसा यूनिट नहीं थी, सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया एंड रेजिस्टिविटी वाज गिवन, कंडक्टिविटी निकाली रेसिप्रोकल करके, पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला, ई निकालना है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई के. इनफैक्ट सिग्मा को डिनोमिनेटर में भेज दिया, देन वी सॉल्विंग एंड गेटिंग दिस मच. फील्ड इज this much, and if we want the potential difference, V is equal to E into L, we get this here. All right, so this was formula based question. Indirectly things are given. Now no problem. Anything was there before this? Let's see. Okay. उसके बाद ये था, this one was the question, 10% increase किया, so what will be L2? L2 will be L1 plus 10% of L1. That's L1. 10% is 10 by 100. So it is 1.10 of L1. Okay. Then putting the value in the formula जो हमने derive किया था कल, ये वाला बीच वाला फार्मूला, ये इसमें पुट कर दो L2 की वैल्यू एंड R1 की वैल्यू पुट कर दो, you'll get it. L2 इस पुट कर दिया यहाँ पर, R1 is 10, ये यहाँ पुट किया, L2 यहाँ पुट कर दिया. After simplifying, we get 1.21 ohms, नहीं 12.1, sorry. परसेंटेज इंक्रीज भी निकालनी थी, तो व्हाट्स द फार्मूला परसेंटेज चेंज का? चेंज अपॉन इनिशियल into 100, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, 12.1 minus 10 upon initial is 10 into 100, so this will be 2.1 into 10, that's 21%. All right, so if we increase the length by 10%, resistance goes up by 21% because of length also increases, area of cross section also decreases. दोनों factors affect हो रहे हैं ना. It is not only length increases, stretch करने में both the factors are getting affected. Therefore, increment in the resistance is more as compared to when we only increase the length. अगर ऐसा बोला जाता है कि length जो है bring the other resistance having length 10% more, other things remains constant, तो फिर 10% ही बढ़ता. अगर उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे, न्यू रेजिस्टेंस लेके आ रहे ऑफ लेंथ 10% मोर, तो अदरवाइज देन इट इज लीनियर रिलेशन है ना, R is equal to rho L by A.
तो अगर लेंथ 10% इंक्रीज हुई, रेजिस्टेंस 10% बढ़ जाएगा. बट हियर it is stretching is done, therefore change in the resistance is more as compared to change in length. All right, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद देखते हैं दिस वन. अब इसमें कॉम्प्रेस कर रहे हैं. इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा कर सकते हैं. लेंथ निकाल, अगर तुमने करेक्टली लेंथ L2 निकाल ली, इसको प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट लेट अस नॉट कन्वर्ट इट एंड डू इट इंडिपेंडेंटली. तो मेथड रिमेन सेम. वॉल्यूम से पहले हम रेडियस का रिलेशन निकाल रहे हैं लेंथ के टर्म्स में, है ना. फिर फार्मूले में पुट कर देंगे. लेट्स डू इट. ऑलराइट, देखते हैं. When you see it now, radius is n times of initial radius, और वॉल्यूम रिमेन सेम. R1 is given R, R2 निकालना है. वॉल्यूम रिमेन सेम. तो यहाँ से हमने एरिया क्रॉस सेक्शन को व्हाट वी हैव डन r स्क्वायर लिख दिया. इधर भी L1 by L2 निकाल लिया. यहाँ पर व्हाट वी हैव डन L1 by L2. Are you there? Is there any problem? Yes, sir. Okay, ठीक है. तो यहाँ पर देखो L1 by L2 निकाल लिया because R radius are given. So using the formula, same formula now, ये वाला रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे अभी. जस्ट मिनट. यहाँ से हमें क्या मिल गया था L1 by L2 R2 by R1 का होल स्क्वायर मिल गया था ना. Now using the formula R2 by R1 डिवाइड जब करते हैं तो इधर क्या आता है आपका L2, नीचे A1, है ना. रो कैंसिल हो जाएगा. इधर A2, यहाँ पर मिलेगा L1. ठीक है. Now putting the values, we will put the value here. L2 as it is, A1 will be pi, A2 आएगा नीचे, है ना. इनवर्स रेशियो. ठीक है. A2 को क्या लिखा पाई R स्क्वायर. पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे पाई आएगा. Here also पाई. पाई पाई विल गो. तो ये बच गया आपका R1 by R2 का स्क्वायर हियर, और ये L2 एंड L1 को इधर इधर लिख दिया. ठीक है. नाउ L2 by L1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी. कुछ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग. L1 by L2 R2 by R1. तो L2 by L1 है. यहाँ से देखो L2 by L1 विल बी R1 by R2. यहाँ से देखो दोनों इन्वर्ट कर दिए. L2 by L1 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी वाली. इट इज बिकमिंग R1 by R2 की पावर 4. एक तो स्क्वायर यहाँ से है, एक यहाँ से है. Now R2 is given n R1. तो R1 will go. This is the relation we are getting. तो यहाँ से क्या मिला हमें. R1 की वैल्यू भी पुट कर दो नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज R1 is equal to R.
तो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें R2 इज इक्वल टू R/n⁴. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, क्लियर. दिस इज द आंसर, राइट आंसर. इसमें सम ऑफ यू डन इट. आर नीचे n स्क्वायर, n की पावर 4 है, स्क्वायर नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 2, अगर तुमने ऐसा किया, इफ वी ओके वी कैन मेक द जनरल फार्मूला लाइक दिस. इसको लिख सकते हैं जनरल फार्मूला, यहाँ पे मिल गया ना. ये R1 हो गया. एक मिनट, जस्ट मिनट. दिस इज R1 इनफैक्ट. बाद में R1 की वैल्यू पुट कर दो. दिस इज द जनरल फार्मूला. नाउ सपोज फॉर एग्जांपल दोनों ही फार्मूला यू कैन यूज इट इफ यू रिमेम्बर एंड डिजिट. तो देखो अभी सपोज तुमने उसको कॉम्प्रेस कर दिया, रेडियस बिकमिंग 2 टाइम्स है ना, कॉम्प्रेस किया. R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1. तो यहाँ पे n क्या है, n की जगह 2 है, तो आइदर यू पुट इट हियर और यू पुट इट हियर. ये इससे निकाल लो. R2 बाई R हो जाएगा, और R1 नीचे R2 ट्वाइस है, तो 1/2 का पावर 4 हो गया. यहाँ से क्या मिलेगा, R2 विल बी R/16. तो why it is so sharp decrement? Why? Because एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, लेंथ कम हो रही है. तो दोनों फैक्टर्स जो है डिक्रीजिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. Valid. This was question in some competitive examination also. So important for both places. Is there any difficulty in this? Just you ask. इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकमिंग हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकमिंग n टाइम्स. फिर हमें यहीं पे इसी को यूज कर लेना है. यहाँ पे हम A1 L1 by L2 would have been, या L2 by L1 would have been A1 by A2, है ना. तो यहाँ पर फिर हम चेंज नहीं करते, A1 by A2 का स्क्वायर हो जाता है बाद में. तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. रेडियस के टर्म्स में है तो कन्वर्टेड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम डबल, तो फिर वो स्क्वायर का ही रिलेशन आता है. Is there any difficulty here? No problem. No, sir. Okay, note down. So what key factor is here? इसमें हमें क्या याद रखना है? एक तो रेजिस्टेंस का फार्मूला करेक्टली आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए कि वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज. तो उससे हम चेंज कर सकते हैं. हमें आइदर लेंथ इज गिवन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन. दोनों में से एक को रिटेन करना है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन अदर वर्ड्स रेडियस इज गिवन, तो लेंथ को हटाना है अगर रेडियस दी है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, एंड वाइस वर्सा, है ना. लेंथ दी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हटा लेना है वॉल्यूम वाले फार्मूले से. तो नो बिग थिंग इन दिस, जस्ट यू कैन मैनेज इजीली. ओनली थिंग वॉल्यूम वाला पॉइंट याद रखो, इट रिमेन्स अनचेंज. इट शुड बी गिवन देन. स्ट्रेचिंग में density remains same or volume remains unchanged. But even if not given, you have to manage it. Moment you see the stretching, what other words I told you, एक तो compress था ना, compress और stretching word use करेंगे. Other word is what? Recast. Recast मतलब क्या, उसको मोल्ड करते, हीट करके पूरे वॉल्यूम को दूसरे शेप में कन्वर्ट करने को रिकास्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग करके. उसमें भी वॉल्यूम सेम रहता है, मेल्ट किया, वॉल्यूम रिमेन सेम, आइदर यू इंक्रीज द लेंथ और डिक्रीज इट. अच्छा, इसको कैन यू डू इट विद द प्रीवियस फार्मूला? एल वाले फार्मूले से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. उससे तुम्हें लेंथ का रेशियो यहाँ से निकालना पड़ेगा. रेडियस अगर देखो, रेडियस यहाँ पे देखो,
रेडियस कितनी हो गई? R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1 है ना। इसी को चेक कर सकते हैं यहीं पर। तो यहाँ से देखो, तो L1 by L2 विल बी हाउ मच? 4/1। ये मिल गई, यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में। 4/1 तो 16, 1/4 हो जाएगा। तो इसमें पुट कर सकते हैं यहाँ से भी। तो वी कैन डू इट बोथ वे। यहाँ से हम कन्वर्ट करके रेडियस का जो था ना, रेडियस को लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और बाद में प्रीवियस वाले फार्मूले में भी पुट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू लर्न द न्यू मेथड उसी प्रीवियस वाले में, बिकॉज लेंथ एंड रेडियस आर इन कनेक्टेड। तो तुम्हें जो लेंथ वाला फार्मूला था उसमें कन्वर्ट करके भी कर सकते। R2 इज, यहाँ पे L2/L1 है ना। हाँ, तो यहाँ पे पुट करेंगे इसमें। R2 इज 2 है ना, तो इट बिकम्स 1/4। बाद में स्क्वायर हो जाएगा ये वाले फार्मूले में, 1/4 का स्क्वायर, तो 1/16 यहाँ से भी आ रहा है वो। ठीक है, तो इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर एनी फार्मूला, गो बैक टू द बेसिक एंड डू इट, सॉल्व, पूरा सॉल्व करो उसको। नाउ वी हैव सीन रेजिस्टेंसेस यस्टरडे, कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में सीखा था। दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें देखो, सम ऑफ योर डन इट, सीक्वेंस कुछ गड़बड़ कर दी इसलिए आंसर नहीं आ रहा। जो सीक्वेंस में दिया है, यू हैव टू मेंटेन दैट सीक्वेंस, यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस। पहले ओके, पहले ब्लैक है, सॉरी ब्राउन है, देन ब्लैक, देन रेड, देन सिल्वर। यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। और दूसरा पॉइंट, इनटू, यहाँ पर इनटू नहीं करना है, मतलब यहाँ पर ये ऐसे ही, इसके साथ ये इनटू नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा। देखो 22, ऑफ कोर्स देखो इसमें सम सम कुछ मिस्टेक थी इसमें। लेट मी सी क्या किया उसमें। ये इसको ऐसे ही रख, ऑफ कोर्स 2 इनटू ही है उसमें, बट सम कैलकुलेशन एरर वाज सीन इन योर सॉल्यूशन एंड दे विल नॉट बी, दे विल रिमेन एज इट इज। ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, है ना। तो देखो, ब्राउन का टेबल में देखेंगे, ब्राउन इज 1, और उसके बाद क्या, ब्लैक, ब्लैक इज 0 स्टार्टिंग, तो 1 0 हो गया। ओके, और देन, अच्छा मैंने रेट दिया है क्या, 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, जो भी आ रहा है इसका सॉल्व कर सकते हो। देखो प्लस माइनस सिल्वर है 10% है ना, कितना आएगा? देखो ये तुम्हारा हो गया, हाउ मच, 1000 प्लस माइनस 10%। तो आर मिनिमम कितना आएगा? 1000 का 10% 100 होगा, है ना, ये 900 आ जाएगा। आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम इज हाउ मच? 1000 का 10% अगेन 100, 1100 हो गया ना। ठीक है, तो आई आई मैक्सिमम आ जाएगा। करंट रेजिस्टेंस जब मिनिमम है, करंट विल बी मैक्सिमम, V by R मिनिमम। तो दिस इज 100
अपॉन 900 है ना, तो ये आएगा 0.11 एम्पियर आ जाएगा। और यहाँ पर आई मिनिमम इज V by R maximum. So this comes to be 100 upon 1100. So this comes 0.09 ampere. ठीक है, ठीक है। तो जब मिनिमम करंट, जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस रेंज है तो 10% दिया है ना, 10% में 10% ऑफ 1000 बिकमिंग 100 है ना, ये कैलकुलेशन आना चाहिए। 10% किसी का निकालना है, एक जीरो कम कर दो, इसका एक जीरो कम कर दिया, तो प्लस मीन्स ये हो जाएगा 1100, माइनस किया तो 900 आ जाएगा। जब रेजिस्टेंस मिनिमम है, इतने से इतना हो सकता है, इट कैन गो फ्रॉम 900 टू 1100। तो 900 इज द मिनिमम रेंज, 10% है, मतलब उसका टॉलरेंस 10% है। इट कैन बी 10% प्लस माइनस, तो मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है। इन दैट केस करंट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, तो मिनिमम करंट विल बी obtained from that, otherwise in between current will be there, इनके बीच में कुछ भी करंट हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर बीच में 0% एरर भी हो सकती है, एनीवे इट कैन गो, तो 0% एरर तो 0.1 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो रेंज है मैक्सिमम 10% हो सकती है एरर, प्लस माइनस। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। नो सर। तो देखो इसको और देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस 1 मार्क्स, या करंट पूछेंगे तो 2 मार्क्स, बट it is asked frequently. You have to remember the table in proper sequence. It is starting from 0 है ना, ये याद रखो, 0 से 1 से नहीं है। ठीक है, all right, then we'll see further. Effect of temperature on resistivity and resistance. Earlier we have seen कि resistivity जो है m n e square tau, टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ा तो ये घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, ऐसा था। But suppose if they ask you temperature is increasing by 10 degree or 10 Kelvin, how much will be the resistance if initial resistance and so on so. So for that we have the formula. देखो, अगर हमें resistivity निकालनी है या resistance निकालना है, तो formula is similar to the expansion, हमने पढ़ा था वहां पे expansion, linear expansion में 1 plus alpha delta t, final length is initial length plus. So similar to that we have the resistance formula also, resistivity formula also. If rho naught is the resistivity of conductor at 0 degree Celsius or some reference temperature, हो सकता है 0 ना हो, कुछ 10 degree reference temperature, initial value होगी ये। Rho naught will be the initial value. It may be 0 degree or maybe other temperature. तो T naught भी हो सकता है। And rho T is the resistivity at temperature T. T पर उसकी resistivity rho T हो गई। तो formula is this: resistivity at temperature T will be given by this relation, and rho naught is the initial resistivity 1 plus alpha. Alpha क्या है? Temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity we call it. और delta T is the final temperature minus initial.
रेफरेंस टेम्परेचर। और अल्फा का इफ यू सिंप्लीफाई इट, अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर अल्फा के लिए सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आता है। इफ समबडी आस्क यू हाउ डू यू डिफाइन इट, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज चेंज, ऐसे बोल सकते हो। देखो, इट इज चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन तो कैंसिल हो जाएंगी, 1 चेंज ऑफ टेम्परेचर विल बी per Kelvin or per degree Celsius also. Since resistance is directly proportional to resistivity, other factors remaining constant, तो resistance भी वैसे ही change होगा, same. If resistivity changes, resistance also changes. यहाँ पे अल्फा क्या बोलेंगे, अल्फा विल बी change of resistance upon initial resistance into delta T. इसका यूनिट भी वही रहने वाला, अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस लिखेंगे, अगर हम रेजिस्टिविटी का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी लिखेंगे यहाँ पर जनरली रेजिस्टेंस का ही पूछा जाता है। दे आस्क यू हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज, हाउ मच इट विल चेंज इफ टेम्परेचर हैज गॉन अप बाय सो एंड सो वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा जो है इट शुड बी हाई और लो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो देखो अल्फा की जो वैल्यू है, इफ अल्फा इज वेरी हाई, the resistance will change very sharply. If alpha is very low, the resistance will not change with the large change of temperature. तो अगर हमें कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं जहां पर रेजिस्टेंस इज नॉट टू चेंज, तो अल्फा की वैल्यू कम रखते हैं। जस्ट अ मिनट, suppose we are using the instrument called meter bridge, पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं पोटेंशियोमीटर एंड मीटर बेस दोनों डिटेल में। उसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं। मीटर बेस तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है, तो उसका खुद का जो रेजिस्टेंस है इट शुड नॉट चेंज, उसके खुद का जो मटेरियल है इट शुड नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। एक तो उसका खुद का मिनिमम ही होना चाहिए, है ना, इट शुड नॉट अफेक्ट द अदर अननोन रेजिस्टेंसेस। फिर उसके बाद समवेयर सम पार्ट इट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट हाई, कुछ पार्ट का मिनिमम होता है, कुछ का मैक्सिमम होता है, बट बोथ शुड नॉट चेंज। तो कैसा अलाय यूज करते हैं, नाइक्रोम कलम ने लिखा भी था, कॉन्स्टेंटन वर्ड यूज किया था, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, मैंगानीज इज आल्सो यूज अलाय है ये। they have very weak dependence of resistivity on temperature. In other words, low value of alpha, उनका अल्फा जो है बहुत कम होता है, तो उनका डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर खत्म हो जाता है। इफ यू चेंज द टेम्परेचर गेटिंग चेंज इन समर वेरी ड्रास्टिकली, बट उसके रेजिस्टेंस चेंज नहीं होते। तो देयरफॉर they are used for standard resistance in meter bridge, potentiometer, Wheatstone bridge, etc. नाउ एक और पॉइंट है, देखो ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 देखो, सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होते हैं, लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग। दे हैव द नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा, मींस देयर रेजिस्टिविटी एंड और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है ना, डायरेक्ट। देखो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी क्या है, टी माइनस टी नॉट, final temperature minus, if final temperature goes up, resistivity will go up, resistance will go up, अब final temperature comes down तो ये भी comes down। तो डायरेक्ट डिपेंडेंस है इसमें, लेकिन रिवर्स सेक्शन होता है। व्हाट इज हैपनिंग सेमीकंडक्टर्स में, अल्फा नेगेटिव मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ा
तो ये घटेगा। वी कैन सी द ग्राफ ऑफ सेमीकंडक्टर्स, उसमें रिवर्स एक्शन होगा। नीचे ग्राफ दिए हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाती टेम्परेचर बढ़ाने से, उसका नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। तो लेट्स सी, जैसे ये देखो, ये 3 ग्राफ एनसीईआरटी बुक में दिए। वन इज फॉर कॉपर। कॉपर का इफ टेम्परेचर गोज अप, रेजिस्टिविटी गोज अप। ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक लीनियर दिख रही है उसकी रेजिस्टिविटी गोज अप, कंडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, कंडक्टिविटी विल बी डाउनिंग। एंड हियर नाइक्रोम देखो, उसका कम कम रेट से बढ़ा है। देखो टेम्परेचर गोज अप 200, 400, 600, 800, तो इसका स्लोप कम है, लेस इंक्रीमेंट। अल्फा इसका पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, दोनों का बढ़ रहा है। बट इसमें देखो काफी काफी कम टेम्परेचर पे बहुत हाई हो गया। देखो 50, 100, 150 पे, यहाँ पे 200 तक ज्यादा खास नहीं बढ़ा, इतना ही बढ़ा है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, देखो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उसका नीचे आ रहा है। क्यों ऐसा? बट कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन दिस? अल्फा नेगेटिव क्यों होता है? देखो इसको देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सिलिकॉन में व्हाइट इज कमिंग डाउन। तो सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। इसमें बहुत हाई होती है एन की वैल्यू, इसमें एन की वैल्यू लेस होती है। इसमें 10 टू द पावर 29 होते हैं, इसमें 10 टू द पावर 15 होते हैं। तो व्हेन वी हीट इट, इसको हीट देते हैं, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, तो दैट डिक्रीजेस द रेजिस्टिविटी। चलो फार्मूला से देखते हैं, क्या फार्मूला था रेजिस्टिविटी का, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है इन दोनों का, व्हेन वी हीट इट टाउ डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, ये n रिमेन्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर दिस इज हैपनिंग, उसमें भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो है टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। बट n इज आल्सो गोज अप ड्रास्टिकली, तो दैट ब्रिंग्स रेजिस्टिविटी डाउन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है 10 टू द पावर 15 से बढ़ के 10 टू द पावर 17, 18 हो सकते हैं हीट करने से उसको। तो दिस चेंजेस ड्रास्टिकली एज कंपेयर टू दिस, तो दिस कम्स डाउन, नेगेटिव होता है उसका, ऐसा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। अदर फैक्टर्स तो ठीक है, बाकी फैक्टर्स वैसे ही होंगे। इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है, सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस शार्पली, इसमें तो सैचुरेशन है। सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इंक्रीजेस रैपिडली, ठीक है, दैट ब्रिंग्स दिस डाउन। रिलैक्सेशन टाइम वैसे ही चेंज होगा जैसे इसमें हो रहा है, उसमें रिलैक्सेशन टाइम कंट्रोल कर रहा है पूरा, इसमें ये कंट्रोल कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस ग्राफ समटाइम्स में बी रिक्वायर्ड, दिस टॉपिक इज डन। इसकी न्यूमेरिकल्स आते हैं, दे आर आस्क्ड इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन as well as competitive examination. One numerical will do here, others you can do it. न्यूमेरिकल्स के लिए पुराना वाला फार्मूला, प्रीवियस वन, नॉट पुराना, ये जो अभी सीखा हम लोगों ने, दिस वन, ये वाला। तो वैल्यूज दी होंगी डायरेक्ट, यू कैन पुट इट एंड गेट इट राइट आंसर। क्लियर? तो
These are the points here. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? We can write high alpha. यहाँ पे alpha is high, alpha is low, और इसमें अल्फा क्या है? नेगेटिव. सिलिकॉन में अल्फा इज नेगेटिव है. एक मिनट, यहाँ पे लिखा है वैसे तो अल्फा नेगेटिव, मतलब रिवर्स एक्शन और एज कंपेयर टू अदर टू. ठीक है, शैल आई शो यू ये अगेन. ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, एंड हियर इज द एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड ग्राफ आल्सो. All right, so let's see numerical now. जैसे ये न्यूमेरिकल है, देखो एट रूम टेम्परेचर, तो ये तुम्हारा रेफरेंस टेम्परेचर हो जाएगा T0, और रेजिस्टेंस R0 दिया हुआ है 100 ओम. व्हाट इज द टेम्परेचर T निकालना है when resistance RT is equal to 117 ohm. Alpha is given 1.7 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज दी हुई है. पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला है ना. तो जस्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड 1 2 चेंज ऑफ टेम्परेचर भी दिया है, एंड ये 2 टेम्परेचर दिए, ये दिया. 4 पैरामीटर्स आर गिवन, 5th is to be found out, है ना. Total 5 are there, 5 terms are there in there. Let's see. कैलकुलेशन में इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है. यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं. कैलकुलेशन मिस्टेक भी ऐसी विच इज अनएक्सपेक्टेड. यहाँ पे पता क्या प्रॉब्लम आती है? मेनी टाइम्स आई हैव सीन, ये इसके साथ ऐड कर देते हैं. ये कैन वी ऐड इट? नो, ये टर्म पूरा इधर है और ये सेपरेट है. दिस कैन नॉट बी एडेड. स्टिल आई फाइंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, तो ये फार्मूले में पुट कर दी वैल्यू हमने. अल्फा इज गिवन, टी निकलना है, सॉरी, अल्फा इज गिवन, फाइनल टेम्परेचर निकलना है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो है R1, या तो RT लिखो, R0 लिखो. ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो. जस्ट यहाँ पर फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव चेंज द फार्मूला. फार्मूला वही है, उसके सिंबल्स थोड़े से मैंने R2 R1 के टर्म्स में कर दिए. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं और करके. तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में R2 R1 लिखना है. ठीक है, तो R1 इज द इनिशियल, R2 इज द फाइनल. ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल बाद 100 एंड पुट द वैल्यू दिया. सॉल्व कर लो, पहले इधर डिवाइड कर दो इसको इसके साथ, है ना. ये 1.17 बच गया, 100 को इधर लाके डिवाइड कर दिया, फिर ये आ गया, फिर 1 को इधर भेज दो, तो 0.17 बचेगा, इसके साथ कैंसिल हो सकता है. देन यू सिंप्लीफाई, एंड इसमें जस्ट डू इट इंडिपेंडेंटली. कैलकुलेशन में इसमें फंस जाते हैं बहुत. यू जस्ट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड हियर, फिर उसके बाद आंसर नहीं निकल पाते. तो डू इट दिस वे विदाउट सीइंग, जस्ट डू योरसेल्फ. तो सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 1027 डिग्री सेल्सियस. हो सकता है तुम्हें, इफ यू गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, केल्विन में दिया हो, तो 273 माइनस कर लेना, तो केल्विन में आ जाएगा. ऑलराइट,
तो important for board's examination. Calculation is to be done properly here. Now, okay, this in fact should have been given in homework. Anyway, चलो दूसरा दे रहा हूँ homework में. देखो जैसे ये है. Okay, how to do this question? इसमें भी सभी वैल्यूज दी हुई हैं. अल्फा निकालना है. इसमें भी ये भी डायरेक्ट है बिल्कुल. अच्छा यहाँ पर देखो ये टेम्परेचर में कंफ्यूजन. सिंबल्स जो है R1 and R2. R1 is corresponding to T naught. R2 is corresponding to T. ठीक है. तो R1 is given 2.1 और T naught हो जाएगा ये. और R2 is given, this will be T. Or you can just keep it like this only. अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये R0 रहने दो, इसको RT रहने दो. ठीक है. Just don't change it then, because ये इनिशियल टेम्परेचर है जो उसके साथ रेजिस्टेंस की लिए. ऑलराइट, तो ये डायरेक्ट है. सॉल्विंग की प्रैक्टिस कर लो. बट ये वाला देखो, दिस क्वेश्चन यू कैन सी, ये वाला इसमें देखो रेजिस्टेंसेस आर नॉट गिवन. हाउ टू गेट द रेजिस्टेंस? देखो, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग द नाइक्रोम connected to 230 volt supply, to 230 volt supply, draw the initial current 3.2, which settles after few seconds to the 2.8. What is the steady current? What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient is given, alpha is given. तो ये होमवर्क में है. बोलो कैसे करेंगे इसको? How to do this question? Alpha is given, and what about R0? What about RT? इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है. R0 कितना होगा? इनिशियल वैल्यू ओम्स लॉ, R is equal to V by I. तो V तो 230 है. इनिशियल करंट कितना है? 3.2 दिया है. फाइनल इज व्हाट? फाइनल करंट ये हो गया. क्यों कम हो गया? सेम बल्ब लगाया तो क्यों कम हो गया? Why it has gone down? Because of heating up of the filament. हीटिंग एलिमेंट जो रहता है ना उसका, वो इनिशियली कोल्ड रहता है, तो रेजिस्टेंस कम रहता है. इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया. कितने टेम्परेचर पे है ये? 27 पर. ठीक है. बाद में इट्स टेम्परेचर गोज टू द वेरी हाई वैल्यू, 2000 केल्विन तक चला जाता है ना. रफली 1750 के डिग्री सेल्सियस तक चला. ऑफ कोर्स यहाँ पे निकालना ही है क्या वही टेम्परेचर. विल सी हाउ मच इट कम्स, है ना. तो RT विल बी V अपॉन न्यू करंट. V तो सेम है. न्यू करंट कितना हो गया? 2.8 है ना. ओम्स लॉ से न्यू करंट नहीं है, मतलब वो डिक्रीज करंट है. बिकॉज फिलामेंट एलिमेंट गेट्स हीटेड अप, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया. रेजिस्टेंस देखो कितना बढ़ गया, कैलकुलेट करने से आ जाएगा. तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस गोज अप, करंट कम्स डाउन. ठीक है. तो दिस यू सॉल्व इट एंड सेंड इट. T निकालना है ना. अल्फा इज गिवन, T इज टू बी फाउंड आउट. तो फार्मूला
Same formula R naught. RT is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught. All right, this can be done. Everything is told to you. Just calculation part you can complete and do it. ठीक है? Question number 8 था ये. Okay, this is important question. Current voltage graph for any conductor at two different temperatures T1 and T2 is shown. Which of the temperature is higher? Justify your answer. This is important and homework. तो भाई यहाँ पर करंट दिया है, यहाँ पर वोल्टेज दिया है और दो ग्राफ दिए एक ही कंडक्टर के. एक तो T1 है, दूसरा T2 है. एक कंडक्टर के दो ग्राफ क्यों दिए? ओम्स लॉ से तो एक ही ग्राफ आना चाहिए. Why two are given? Because we are heating it. We are doing the experiment at two different temperature. पहले तुमने T1 पे एक्सपेरिमेंट किया, उसका वोल्टेज बढ़ाया, करंट का नोट कर लिया, ग्राफ बना लिया, फिर उसको T2 पे हीट किया, है ना, एंड फिर से वोल्टेज अप्लाई किया, करंट नोट किया, ग्राफ बना लिया. तो ओम्स लॉ बोथ आर ओमिक, बोथ मतलब दिस ओमिक कंडक्टर है, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे टू डिफरेंट ग्राफ्स वी आर गेटिंग. Which one is higher? That you have to find out. Sure. All right. Important question for board's examination. Okay, just note down. Anything so far? Do you want to have ask anything? पीछे का okay sir. Let's see what we have done so far. Then we'll see further. Today we are seeing temperature dependence of resistance. Temperature बढ़ने से resistance बढ़ता है और formula is also given to us to calculate how much it will go down or go up. Temperature घटने से घटेगा है ना. You keep the conductor inside the refrigerator, then you apply the same voltage, it will have more current. If you keep the conductor onto the gas stove, heat कर लो उसको, supply करो voltage, ammeter will read less because resistance has gone up. Heat करने से resistance उसका बढ़ जाता है. कारण क्या है बढ़ने का? Because वही relaxation time goes down, resistivity goes up, resistance goes up. और उसको अगर हमने फ्रिज में रख दिया कंडक्टर को और थोड़ी देर बाद एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसमें करंट ज्यादा मिलता है हमें. क्यों? वाई? बिकॉज उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है चेंज होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है कोल्ड कंडीशंस में, है ना. तो उससे क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो चेंज होता है. इट इज इंक्रीजिंग. कोलिजन के बीच का इंटरवल बढ़ जाता है, टाइम इंटरवल ठंडा करने से स्लो डाउन हो जाते हैं वो. तो रेजिस्टिविटी जो है कम हो जाती है. रेजिस्टिविटी कम हो गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई, तो ज्यादा करंट फ्लो होता है. इफ यू कूल इट, रेफ्रिजरेटर में रख के कूल कर लो और एक्सपेरिमेंट करो तो रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है, करंट ज्यादा मिलता है हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टिविटी दोनों रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करते हैं. एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट दोनों ही एडवांटेजेस है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी है ना, तो रेजिस्टिविटी घट गई हमें, इट बिकम्स बेटर कंडक्टर। ओके, एक पॉइंट और बताता हूँ। देखो सपोज ये तुम्हारे पास कंडक्टर है, व्हाट आई टोल्ड यू, उसको टेम्परेचर डिक्रीज करो तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल गो अप, resistance will come down, resistivity will come down, so we'll get the more current है ना। ओम्स लॉ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर इन ड्रिफ्ट फास्टर इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो रेजिस्टिविटी घट गई है ना। इन अदर वर्ड्स कंडक्टिविटी बढ़ गई, इट बिकम्स बेटर कंडक्टर, मोर करंट इज ऑब्टेन्ड। एक सिचुएशन ऐसी होती, कीप डिक्रीजिंग टेम्परेचर, so this becomes super conductor। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इट कन्वर्ट्स इनटू सुपर कंडक्टर, उसमें एक बार करंट भेज दोगे वो रहेगा, फिर इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू हीट, इट विल रिमेन इनसाइड द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जीरो हो गया, सुपर कंडक्टर मींस रेजिस्टेंस जीरो, नो लॉस इन हीट। तो टेम्परेचर कम करने से, काफी कम करने से होता है लिक्विड, लिक्विड नाइट्रोजन का कम होता है काफी, -2 से कितने होता है, लिक्विड नाइट्रोजन आई थिंक इट हैज गॉट वेरी लो टेम्परेचर, तो उसको कंडक्टर को एनीवे एनी हाउ यू डिक्रीज द व्हाट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मर्करी इज आल्सो द कंडक्टर, उसका 4.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है वो, है ना। इट्स नॉट देयर इन आवर बुक, ओल्ड बुक्स में था। तो इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर it becomes better conductor, resistivity decreases, conductivity increases, and it will become superconductor at certain temperature called critical temperature। तो उस समय फिर it will not produce any heat, it will not consume any power, है ना। सपोज ये ट्यूबलाइट एंड फैन एंड टीवी लैपटॉप सुपर कंडक्टर के बना दिए जाए, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जीरो आएगा, फिर फ्री ऑफ कास्ट चलेगा सब कुछ। Zero power will be consuming, they will not be consuming any power, you can use as much as you want without paying anything। but problem है superconductor normal temperature पे नहीं बनता, it has to be reduced to the very low temperature। it, it is quite a low value which is not possible in normal conditions, ठीक है। alright, तो ये हमने देखा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट कम हो जाता है, एंड ग्राफ भी देखे हम लोगों ने इसके, न्यूमेरिकल्स वी आर डूइंग इट, इसके किए कुछ न्यूमेरिकल्स, एंड दिस इज होमवर्क, एंड देन वन मोर न्यूमेरिकल इज गिवन, एंड आल्सो सेल देखते, सेल क्या होता है, आई विल सी इन द सेल, आई एम नॉट आस्किंग सेल फोन, ये बैटरी वाला सेल रिमोट वगैरह में डालते हैं, ऐसा दिखता है वो पेंसिल सेल जो रहते हैं, कितना लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट रहता है, दैट इज नथिंग बट ईएमएफ, उसको ईएमएफ बोलते हैं। और बैटरी रहती, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये कार वगैरह में यूज करते हैं ऐसी बैटरी, ऐसे टर्मिनल रहते हैं उसके, इसमें देखो ये वाला प्लस रहेगा और बैक जो उसका दूसरी साइड है दैट इज माइनस, और जो कार की बैटरी होती है ऐसे रहती है, इसमें ऐसे टर्मिनल एक साइड में, ये दोनों, एक पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव वाला थोड़ा थिक होता है, नेगेटिव वाला थिन होता है, ठीक है। तो उसमें कार की अर्थिंग कर देते हैं, कार मेटल बॉडी है ना, नेगेटिव वाले को वहीं पे अर्थिंग कर दी जाती, और एक ही वायर से सब कनेक्शन देते हैं, तो मेटल बॉडी जो है पूरा सर्किट कंप्लीट कर देती है। तो वी डोंट हैव टू रन द टू वायर्स टुगेदर इन केस ऑफ कार एंड ऑल। जैसे हाउस होल्ड में क्या है, सप्लाई में 2 वायर्स रहते हैं, वन इज पॉजिटिव 220 वोल्ट लाइव वायर, अदर 0 वोल्ट, बट कार में 2 वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती,
बिकॉज इट इज कंप्लीट मेटल कंडक्टर है, गुड कंडक्टर बॉडी, चेसेस उसकी पूरी मेटल की रहती है। सिंगल वायर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। वन इज अर्थ देयर इटसेल्फ। कार में तुम देखोगे जहाँ पे बैटरी फिट होती है पास में कहीं पे अर्थिंग कर देते हैं उसको, नट बोल्ट लगा के उसकी बॉडी के साथ टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू रीड दैट। हमें केवल इसमें क्या चाहिए, बैटरी एंड सेल में उसका कंस्ट्रक्शन भी नहीं चाहिए, केमिस्ट्री में अगर है तो ठीक है, बट हियर वी नीड ओनली ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ किसको बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। दीज आर द थ्री टर्म्स वी नीड एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दिस मच इज रिक्वायर्ड इन फिजिक्स। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज नॉट द फोर्स, नाम में फोर्स आ रहा है बट फोर्स नहीं है ये। तो क्या है ये फिर, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट द फोर्स, इट कैन अप्लाई द फोर्स ऑन द चार्जेस, इसलिए उसको नाम आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट द फोर्स, इट कैन अप्लाई द फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट ए पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals of the cell when no current flows through the cell। ये डेफिनेशन एक हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट इज द वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वहां से दूसरी डेफिनेशन आएगी, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द potential difference and which is equal to work done by the source to move unit charge in the closed loop। ऐसे क्लोज लूप बन जाएगा, कनेक्ट यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस लगा दे, बल्ब लगा दे, तो ऐसे क्लोज लूप बन गया। क्लोज लूप में चार्ज भेजने में कितना वर्क करना पड़ता है सोर्स को, बैटरी को। बैटरी भी ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकती है, जनरेटर भी प्रोड्यूस कर सकता है। घर में रहते हैं ना जनरेटर, बिल्ड अपार्टमेंट पे या मॉल्स में देखते हैं, तो दे आर आल्सो द source of EMF and battery is also the source of EMF। In this chapter we are discussing battery, AC में हम जनरेटर की बात करेंगे, उसका EMF होगा, है ना। तो it is nothing but a EMF is nothing but a potential difference, है ना। When no current is being drawn, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ये डेफिनेशन हम फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट वाली। तो नो करंट इज बीइंग ड्रॉन, अगर हम ऐसे लगा सर्किट कंप्लीट कर दिया फिर भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना। कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाएगा, वोल्ट मीटर लगा देंगे तो यहाँ पे अगर हमने वोल्ट मीटर लगा दिया तो करंट फ्लो होता है। तो वोल्ट मीटर तो रीड नहीं कर सकता है, हमारी कंडीशन क्या है, नो करंट शुड बी फ्लोइंग। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर कैन रीड द ईएमएफ ओनली, वोल्ट मीटर नहीं रीड कर सकता है क्योंकि वो जैसे ही लगाते करंट फ्लो शुरू हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, इसका और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल हम ई लेते हैं, वी भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर सिंबल इज ई, कैपिटल ई और स्मॉल ई चार्ज का सिंबल है, बट यहाँ पर ईएमएफ का सिंबल भी लिया जाता है। तो दोनों में से वन ऑफ द सिंबल वी आर यूजिंग ईएमएफ का सिंबल, ठीक है। तो जो पेंसिल सेल तुम लेके आते मार्केट से, कभी तुमने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, तो उसका ईएमएफ है, इट इज ईएमएफ 1.5 वोल्ट, मतलब इट विल गिव यू 1.5 वोल्ट व्हेन यू डोंट ड्रॉ द करंट फ्रॉम इट। उसमें से करंट सर्किट में अभी तुमने लगाया नहीं उसको, अगर तुमने सपोज रिमोट के अंदर डाल दिया सेल को और रिमोट ऑपरेट करे या गाड़ी में लगा दिया उसको, तो उस समय करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तब ये 1.5 से थोड़ा कम हो जाता है ना। क्यों कम होता है, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस रहते हैं, वो थोड़ा ड्रॉप करेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाता है ना, ऐसे करंट फ्लो होता है इस तरह से, बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देयर इज सम लॉस इन द वोल्टेज इनसाइड द बैटरी because of its internal resistance which is due to electrolyte and electrodes, उनकी वजह से कुछ लॉस हो जाता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। बट व्हेन इट इज नॉट देयर, when it is not in use, that time there is no loss of current, no loss of potential difference। तो उस समय पूरा 1.5 वोल्ट तुम्हें मिल सकता है। इफ यू मेजर, जितना लिखा है उतना दिखता है,
उतना तुम्हें मिलेगा ईएमएफ 1.5 वोल्ट। कि बैटरी इसकी कितनी होती, कार की 12 वोल्ट होती, ईएमएफ 12 वोल्ट होता है उसका। इट विल डिफर फ्रॉम, बट ऑटोमोबाइल में सभी में इंक्लूडिंग टू व्हीलर्स दे आर 12 वोल्ट बैटरी, कार भी 12 वोल्ट बैटरी। तो इट विल बी गिवन हाउ मच इट इज देयर, तो ईएमएफ रहता है वो बैटरी के ऊपर जो लिखा रहता है। एंड यूनिट क्या होगी, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है तो यूनिट विल बी वोल्ट ओनली। तो ईएमएफ क्या सीखा हम लोगों ने, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द cell or battery when no current is being drawn from that। बट जब करंट फ्लो होने लगता है, कुछ ड्रॉप हो जाता है अंदर, उसके सर्किट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद कितना बचा, सपोज तुमने वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर, तो वोल्ट मीटर पूरा सर्किट कंप्लीट कर देगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, बाकी जो बचेगा उसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। इसमें भी वोल्ट मीटर लगा दो, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया ऐसे, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो गया, बचा कितना, वो टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल्स के बीच में एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, इसमें एक ये टर्मिनल है, इसमें, उनके बीच का जो पोटेंशियल है, जब करंट फ्लो होता है तो उसको जो दिखाया जाता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल होता है। देखो जस्ट विल वाइंड अप, ये थोड़ा सा रह गया, आई विल शो यू टुगेदर। देखो पहले समझ लो फिर आई विल शो यू टुगेदर। it is also the potential difference between the two terminals of the cell or battery when current flows, इसमें current flows होगा, उसमें no था, through the cell। its SI unit is also volt, क्योंकि ये potential difference है, इसकी भी volt होगी। it is measured by the voltmeter। voltmeter एक रहता है लैब में, उसको तुम लगा दो दोनों टर्मिनल पे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, अंदर जितना लॉस होना होगा हो जाएगा, वो माइनस होकर दिखाएगा टर्मिनल के बीच का। तो जब तुम इसको चेक करोगे ना, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी होती, वोल्ट मीटर लगा के देखोगे तो वो 1.49 डिपेंडिंग अपॉन न्यू बैटरी है तो थोड़ा सा ड्रॉप होता है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल होता है, उसका सिंबल वी रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉस हो जाता है, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं उसको। और थर्ड वन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। थर्ड टर्म इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, है ना। तो ये उसके जो अंदर जो उसके कंटेंट है बैटरी के, उनके कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा बहुत ओल्ड हो जाती है तो बढ़ जाता है रेजिस्टेंस थोड़ा, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो न्यूमेरिकल्स में हमने क्या, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा यहाँ पर, देखो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज, net internal resistance of cell is always in series with the net external resistance। सपोज 2 या 3 बैटरी तुमने लगा रखी है सर्किट में, 2 या 3 सेल लगा दिए सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ, तो उन सबका पहले इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो, है ना? उनका सबका निकाल लो। अगर तुमने बैटरी को सीरीज में लगाया तो सब ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 हो जाएंगे। या 2 बैटरी को तुमने पैरेलल लगाया है, जैसे ट्रक वगैरह में लगाते हैं 2 बैटरी पैरेलल, तो उसका नेट निकाल लो, आर इंटरनल R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, फिर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके साथ सीरीज में रहेगा, ठीक है। आ रहा समझ में, ये पॉइंट समझा दूं। देखो जैसे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर तुमने दो बैटरी लगाई, बैटरी का सिंबल ऐसे रहता है, सेल का सिंबल ऐसे रहेगा, इसका एक R1 होगा, इसका R1 R2 होगा, ये आ रहा है, इन दोनों का पहले निकाल लो। R net will be R1 प्लस R2, तो टोटल रेजिस्टेंस R एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, फिर R एक्सटर्नल नहीं, R टोटल कितना हो जाएगा, R नेट R प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे उसके साथ, इसका R नेट, जस्ट मिनट है, R1 प्लस R2 हो गया इसका। अगर दो सेल तुमने पैरेलल में लगा दिया ऐसे, इसका R1 इसका R2, इसका पहले निकाल लो नेट कितना होगा। R नेट विल बी पैरेलल में है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और बाहर वाले के साथ, तो सर्किट का पूरा नेट कितना हो जाएगा। अभी इसका नेट निकाल दिया,
उसके बाद सीरीज में रहेंगे, इसको सिंगल बैटरी से कन्वर्ट कर दो, तो दैट विल बी एक्सटर्नल प्लस आर नेट। ठीक है, इसमें भी वही लिखा हमने, एक्सटर्नल प्लस आर नेट। तो उसका नेट निकाल लो अपना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी, तो दोनों में ये स्मॉल आर नेट है। तो बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाल लो, फिर एक्सटर्नल के साथ सीरीज में रहेगा हमेशा। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स इज ऑलवेज इन सीरीज विद द नेट एक्सटर्नल। अभी और भी हो सकते हैं, यहाँ पे R1 R2 हो सकते हैं, उनका भी नेट निकाल लो, है ना। यहाँ भी जैसे सपोज हो रहा है, तो इनका नेट निकाल लो, बाहर के सर्किट का पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट निकाल लो सभी बैटरीज का, फिर आपस में सीरीज में रहेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू। समझ में आया? ऐसा नहीं कि ये तुम्हें दिख रहा हो कि ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ऐसा नहीं। इनका अलग से निकाल लो, इसके साथ सीरीज में लो। ऐसे ये है, इनका अलग से निकालो, इसके साथ सीरीज में। इसमें भी मोर देन 2 हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी तो मोर देन 1 या 2 हो सकते हैं। तो सबका अलग अलग निकाल के बैटरी के नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में रखना, तो ये न्यूमेरिकल्स में तुम्हें हेल्प करेगा। एंड ये किससे मेजर करते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ये वाला। ठीक है, ये इसको मैं रब कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बना। तो जो पॉइंट मैंने बताया वो ध्यान रखना, इसका न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। मोर देन 1 बैटरी और मोर देन 1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उनका आपस में नेट निकाल के फिर दोनों का सीरीज कर दो। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो ये देख लो, तीनों पॉइंट्स याद रखो, कलम इनका तीनों का रिलेशन देखें, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, और देन विल सी सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस ओम्स लॉ से। That's all from my side.